आप सभी मन लगा के पढ़िए। आप सभी को शुभ प्रभात। और मन लगा के पढ़िए, अगर बुक्स हैं तो बुक से पढ़िए और फिर सुनिए, क्योंकि सारे टीचर्स जितने भी लगे हैं सब एक ही बात बता रहे हैं कि कौन से कवि हुए, कौन से लेखक हुए, इसकी रचना किसकी है, किस बात पे लिखी गई है, कौन सा यथार्थ वर्णन था जिन्होंने प्रेमचंद ने किया है, कहानी में, उपन्यास में दिया है। तो ये सब एक बार खुद से पढ़ें और फिर दोबारा से जब एकदम फ्री हों तो सुनिए। और सारे जितने भी हिंदी के जितने भी चैनल हैं तो उन सब से भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पता तो है ही आपको, मुझे तो लग रहा है कि आपको पता है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप कृपया किताबों से भी पढ़ें और खुद से भी ऐसे यूट्यूब चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल से भी पढ़ें। किताबों से ज़्यादा असर होगा, क्योंकि किताब से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मैंने तो संसार, जो भी हिंदी संसार हुआ है वो क्या कहते हैं, अशोक स्वामी, उनसे मैं पढ़ी थी। लेकिन वो मैं सब बुक्स में भी देख रही थी कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, शुक्ल जी का, नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, सारी किताबें मैंने पढ़ी। उसके बाद जब वो पढ़ाते तो मुझे बहुत आनंद आता था कि हाँ ये तो मैं पढ़ रही हूँ, हाँ ये ऐसे तो है ही। तो इससे क्या होता है ना, एक तरह का जैसे जैसे जो कम होता जाता है ना वो अधिक बढ़ता ही जाएगा, कंटिन्यू। तो आप एक बार खुद से भी पढ़ें और सुने भी। शुभ प्रभात आप सभी के लिए, और आप लोग पढ़ने में एकदम आगे हो और अपनी सफलता को हासिल करें। मैं शुरू करती हूँ। मध्यकालीन आर्य भाषा। पाली प्रथम प्राकृत। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। पारक्त तीति बुद्ध वचन इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहाँ लंका नरेश वटगामनी ईस्वी पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो बातचीत के दौरान बुद्ध जी उपदेश देते थे वह सुत्त पिटक में है। मतलब इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं जो निम्न हैं: दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय पांचवा। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पटिसंभिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंश एवं चर्या पिटक। तो विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालक को नियमित करने की दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचितीय, पाराजिक, परिवार। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंचंती, कथावत्थु, यमक, पट्ठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद पन्हु, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों का विस्तारित था। आदि देशों तक विस्तारित था। उत्तरी भारत में था, न केवल उत्तरी भारत में था बल्कि बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं। अट्ठकथा साहित्य जो है उसके प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मग्ग, विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं:
कच्चान व्याकरण, दूसरा मुगलान व्याकरण, तीसरा सदनीति व्याकरण। तो 3 व्याकरण है, कच्चान व्याकरण, मुगलान व्याकरण, सदनीति व्याकरण। कच्चान व्याकरण 7वीं शती के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। मतलब नाम के अनुसार जो व्याकरण का नाम है कच्चान, तो इसके रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है, मतलब सबसे प्राचीन व्याकरण पाली व्याकरण जो है। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। किसको क्या क्या नाम है कच्चान व्याकरण को? कच्चान गंध भी, सुसंधि कप भी कहा जाता है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा के बिना धान कप, 23 परिच्छेद तथा 775 सूत्र हैं। मुगलान व्याकरण के रचयिता मुगलान हैं, इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मुगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थुपा राम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संघराज थे। मुगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। सदनीति व्याकरण में 1154 ईस्वी में के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। इनका नाम रचना अलग है, नाम देखिए अलग दिख रहा है, लेकिन इन लोग दोनों का क्या कहते हैं, कच्चान का और मुगलान का सेम नाम भी है। उसी तरह से इनका व्याकरण भी लिखावट में है। व्याकरण का नाम जो भी जिस नाम से भी अपने नाम से ही लिखे हैं, व्याकरण लगा दिए हैं। और सदनीति व्याकरण के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अग्ग पंडित तृतीय। कौन? बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सदनीति व्याकरण 3 भाग, पदमाला, धातुमाला, सूत्रमाला, 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई है। विद्वान हैं आचार्य विधुशेखर, पंती, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली, इस तरह से। मैक्स वालेश्वर, पाटलिपुत्र या पाली। भिक्षु जगदीश काश्यप, पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाले। भंडारकर व वाकर नागल, प्राकृत, पाकट, पाड, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ, पाठ, पाल, पाली, पाली। कौशाम्बी, पाल, पाली। उदय नारायण तिवारी, पाणिया, धनली, पाली। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित है। श्रीलंकाई, बौद्ध तथा चाइल्डर्स, मगध। पाली भाषा प्रदेश क्या है? मगध है। विद्वान बताते हैं कि इस प्रदेश से संबंधित है जहाँ से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई है, वर्णित पाली भाषा का प्रदेश। तो श्रीलंकाई, बौद्ध और चाइल्डर्स मगध को मानते हैं। वेस्टरगार्ड तथा स्टेनकोनो उज्जैनी तथा या विंध्य प्रदेश। ग्रियर्सन व राहुल मगध। ओल्डेन वर्ग कलिंग। रीज डेमिडर कौशल। सुनीति कुमार चटर्जी मध्य देश की बोली। देवेंद्र शर्मा मथुरा के आसपास का भूभाग। उदय नारायण तिवारी मध्य देश की बोली। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य देश की बोली को स्वीकार किया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने मध्य देश की बोली कहा और उदय नारायण तिवारी ने, ग्रियर्सन और राहुल ने मगध कहा। तो पाली की वर्ण संघटना या ध्वनियाँ, इसके बारे में जान लें। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 41 तथा मुगलान के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ होती हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा मुगलान के अनुसार 10 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। स्वर है ह्रस्व, दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ का आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन में क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज ज इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब म, य र ल व श। अंग। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुस्वार अंग
पाली में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे पाली व्याकरण ने निर्गहित नाम से अभिहित किया है। बिंदु निगहित है। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य, 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता है। एक वचन के बाद सीधे बहुवचन हो जाता है, द्विवचन नहीं होता। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार, 4 काल, 4 भाव तथा 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई। प्राकृत द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, जो निम्न है। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है कि प्राक पूर्वकृत प्राकृत अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते आगतम प्राकृतम। नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है, प्राकृतेति सकल जगजंतूनाम व्याकरणादि मिर्नाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृति प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पति राज ने गौडबहो में लिखा है, शैलाओ इमं वाया विसंति एतो यडेति वायाओ एंति सबुद्धम चिहड़ेति सायराओ चिच्चय जलाई। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत को पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगंतवाम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। हेमचंद क्या कहते हैं? प्रकृति संस्कृत तत्र भवम तत् आगंतवाम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, जो संस्कृत से आगत है, आया है, वह प्राकृत है। हेमचंद जी बोलो, प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतम उच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है। प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, अर्थात उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्य। मार्कंडेय का। वासुदेव का, प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनिः, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी। वासुदेव। अब कहते हैं लक्ष्मीधर, प्रकृति संस्कृति आयास्तु विकृति ही प्राकृति ही मता। प्राकृति मता अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड्भाषा चंद्रिका लक्ष्मीधर ने। प्रकृति संस्कृताम आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। शिव देवमणि। अब प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की, जो अग्रांकित है। अतः प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के लिए विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की, जो अग्रांकित है। मुख्य प्राकृत है और गौड़ विभाषा है मागधी, शाबरी, अवंतिजा, आभिरी, प्राच्या, चांडाली, सुरसेनी, सचरी, अर्धमागधी, द्राविड़ी, बाहलिक, उद्वरजा, दाक्षिणायत्य, वनेचरी। प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि। सबसे पहला नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है।
इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, सौरसैनी। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, सौरसैनी। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की जो निम्न है: आरसी, अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय की काव्य की भी रचना की है। द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र ने एक और लिखा है चूलिका पैशाची, उसको दंडी ने क्या कहा? भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जून ब्लॉक ने महाराष्ट्र प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। अवंती और वाहिक दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा के अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसैनी का विकसित रूप है। महाराष्ट्री जो है प्राकृत सौरसैनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः सागरः शुक्तिरत्नानां सेतुबंधादि यन्मनायाम। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं जो पूछा भी जाता है। राजा हाल द्वारा लिखा गाहा सतसई, और इसको गाथा सप्तशती भी बोलते हैं, गाहा सतसई भी। प्रवर सेनकृत रावण वहो सेतु बंधः, वाक्पतिकृत गौण वहो गौणवधः, जयवल्लभकृत वज्जालग्ग, हेमचंद्र कुमारकृत कुमारपाल चरित। व्यासराव काव्य की भी रचना की है। चूलिका पैशाची की भी रचना की है और प्राकृत भाषा में कुमारपाल चरित की भी रचना की है। तो राजा हाल का गाथा सप्तशती जिसको बोलते हैं, गाथा सतसई और गाथा सप्तशती दोनों एक ही है। प्रवर सेनकृत रावण वहो सेतुबंधः, वाक्पतिकृत गौण वहो गौणवधः, जयवल्लभकृत वज्जालग्ग, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित। सौरसैनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसैनी का बहुत आदर था। यो मध्य देश विवसति स कवि सर्वभाषा निष्णः। डॉक्टर पिसिल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है सौरसैनम समाश्रित्य भाषा कार्य तु नाटके। विद्वानों ने सौरसैनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है जो निम्नलिखित है। वररुचि संस्कृत प्रकृति संस्कृतम। वररुचि सौरसैनी का आधार लिखे हैं विद्वान और सौरसैनी का आधार इसलिए लिखा हुआ है। वररुचि संस्कृत प्रकृति ही संस्कृतम। राम शर्मन महाराष्ट्रे विरच्यते सम्प्रति सौरसैनी पूर्वेव भाषा प्रकृति किलास्याः। पुरुषोत्तम संस्कृत तथा महाराष्ट्रे संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्रे। वररुचि ने सौरसैनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृति सौरसैनी प्राकृत प्रकाश। पैशाची प्राकृत को पैशाची का ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन
जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषी लोगों का आदिमवास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब तथा या अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची शब्द का प्रयोग बताया है। रक्ष पिशाचनी ने चेसु वैशाची द्वितीयम भवेत। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेय पैशाची, सौरसेनी पैशाची और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया गया है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही। मागधी प्राकृत क्या है? मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने शौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है। मागधी शौरसेनीता। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और शाबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अशोक घोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अर्ध मागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या का कौशल भी भाषा थी। श्री जिनदा सगड़ी महतर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्णी में अर्ध मागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्ध मागध कहा। मगहद विषय भाषा निबद्धम अर्ध भागहम। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा अर्धमागधी के लिए? जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कहा कि हम मध्य देश मतलब शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। अर्धमागधी का प्रयोग कहाँ हुआ है? मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्स, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। क्या कहा? अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा। भर्तृहरि के वाक्पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संज्ञा के भर्तृहरि ने वाक्पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत और भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है शब्द संस्कारहीनो यो गौरीति प्रयुज्यते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। व्याधि की पुस्तक का नाम है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। व्याधि की पुस्तक का नाम क्या है? लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अपभ्रंश का शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपभ्रंश के समानार्थक के रूप में किया है। भूयां स्वपशब्दा अल्पीयांश शः शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश को क्या कहा गया है? विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिला? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है और उसमें उसको विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। नलोपो अभंसे अधो रेफस्य। तो चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है।
संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंशम् इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा। किसको कहा? अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा किशोरीदास वाजपेयी ने। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। तदेतद वाङ्मयं भूयः संस्कृत प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्र अचेत्याहुषर्याश्च तुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आभीरादि गिरथः काव्येष्वपभ्रंशः इति स्मृतः। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहत, अवहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। नमी साधु उपनागर, आभीर, ग्राम्य, मार्कंडेय, नागर, उपनागर, व्राचड, याकोबी ने क्या बताया? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। जैसे नमी साधु ने क्या कहा? अपभ्रंश के कितने भेद बताया? 3। नमी ने क्या कहा? 3 उपभ्रंश के भेद हैं, उपनागर, आभीर, ग्राम्य। मार्कंडेय ने क्या कहा? नागर, उपनागर, व्राचड। याकोबी ने 4 बताया, पूर्वा, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे 3 बताए, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी। नामवर सिंह ने क्या कहा अपभ्रंश के लिए कि ये 2 हैं, 2 भेद होते हैं अपभ्रंश के, पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्र प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। अपभ्रंश की ध्वनियाँ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों को वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। स्वर में और व्यंजन में, तो स्वर में हर्स्व दीर्घ अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ का आ, ई, उ, ए, ओ। 10 स्वर हो गए। व्यंजन में कंठ्य क, ख, ग, घ 4, तालव्य च, छ, ज, झ 4, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अ, ड़ 5, दंत्य त, थ, द, ध, न, पूर्वी अब 5, ओष्ठ प, फ, ब, भ, म 5, अंतस्थ्य एर लव श, पूर्वी अपभ्रंश है श, तालव्य श। उष्म श, ह, उष्म जो है स, ह 2। व्यंजन 30। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसमों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अवहट का प्रयोग सबसे पहले ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नले। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर A.F.R. हार्नले, मतलब डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्नांकित हैं। पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन, मराठी। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए।
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया है। बाहरी उपभाषा उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया बिहारी बंगला असमिया, मध्य उपशाखा जो है मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी, भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी पंजाबी गुजराती भीरनी खानदेशी राजस्थानी, पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। उदिच्य सिंधी लहंदा पंजाबी, प्रतिच्य राजस्थानी गुजराती, मध्यदेशीय पश्चिमी हिंदी, प्राच्य पूर्वी हिंदी बिहारी उड़िया असमिया बंगला, दाक्षिणात्य मराठी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदिच्य सिंधी लहंदा पंजाबी, प्रतिच्य गुजराती, मध्यदेशीय राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी बिहारी, प्राच्य उड़िया असमिया बंगला, दाक्षिणात्य मराठी। श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है। का हिंदी पहाड़ी जयपुरी भोजपुरी, दा पंजाबी लहंदा, जो सिंधी कच्छी, नो गुजराती, एर बंगाली उड़िया असमिया। ये सीताराम चतुर्वेदी जी का है। संबंध सूचक परसर्ग के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं ये। अब भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। तो शौर सैनी अपभ्रंश जो है, शौर सैनी मध्यवर्ती, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, मागधी पूर्वी भाषाएं बिहारी बंगाली उड़िया असमिया, अर्धमागधी मध्य पूर्वी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्रीय दक्षिणी मराठी, आधुनिक भाषाएं मराठी, अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी, व्राचड पैशाची पश्चिमोत्तरी, इसकी आधुनिक भाषाएं हैं सिंधी लहंदा पंजाबी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। मध्य पहाड़ी राजस्थानी पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदीतर अहिंदी वर्ग। उत्तरी नेपाली, पश्चिमी पंजाबी सिंधी गुजराती, दक्षिणी सिंहली मराठी, पूर्वी उड़िया बंगला असमिया। मुख्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं, ये हमारे उसमें नेट में भी है। तो सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां विचोली, सिराइकी, थरेसी, लासी, लाड़ी है। 5 बोलियां हैं विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि है नंजा, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि हैं। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंजा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि लंजा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी भाषा में उसकी लिपि को सुधार कर गुरु अंगद ने क्या कहा, गुरुमुखी लिपि। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दुआबी, राठी आदि हैं। गुजराती की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती।
मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला संस्कृत शब्द बंग धन आल प्रत्यय से बना है। आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमिया असम देश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। असमी की अपनी लिपि क्या है? बंगला। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी ही उत्तरी शैली से विकसित है। हिंदू व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिन नष्ट करना, धन टू मतलब दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। हिनस्ति दुष्टान। शब्द कल्प द्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दुष प्लस मतलब धन दुष धन डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दूषयति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। नोट में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में प्रथम बार मिला है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी सप्त सिंधव नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईस्वी पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। संस्कृत में सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अन्यत्य ऊ का लोप हुआ। हिंदू हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ सिंधु अवे हिंदू हिंद हिंदिक हिंदी हुआ। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्र में हिंदू शब्द मिलता है, जैसे सूरिणा, भड़ियम, रामाणो, जेड़, हिंदुग, देशम, बच्चामो। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां ने अपनी दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बाजरोया ने करकटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बाजरोया ने करकटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम क्या रखा? कलीला व दिमना। करकटक का कलीला, दमनक का दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवां के मंत्री बुजर्ज मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद ज़बान हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में ज़बान हिंद शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देशी भाषाओं के लिए किया।
तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ सफ़रनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं 14वीं शताब्दी में देशी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का सबसे बड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुवी या हिंदुई है। हिंदू धन ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुते हिंदी भाखियो। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है। उर्दू क्या है? तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। जिसका अर्थ क्या है? शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुँह सफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जबां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की कहें किस मुँह से, हम मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेख्ता का फारसी में अर्थ है, रेख्ता शब्द का क्या अर्थ है फारसी में? गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ रेख्ता शब्द का प्रयोग? छंद में और संगीत के क्षेत्र में। रेख्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कैप्टन टेलर ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः 3 अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र में को हिंदी प्रदेश कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 43 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। हिंदी की बोलियाँ। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। अपभ्रंश, उपभाषा, बोली। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी से आकार बहुल, ओंकार बहुल, राजस्थानी हिंदी से ट वर्ग बहुला, पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी गढ़वाली। तो राजस्थानी पहले पश्चिमी हिंदी देखते हैं। आकार बहुल से कौरवी, हरियाणी या बांगरू या दक्खनी मतलब आकार बहुल से कौरवी, हरियाणी या बांगरू, दक्खनी। ओकार बाहुल से ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से बने हुए। और राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी ट वर्ग बहुला है इसमें, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्व हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी से बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली।
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां निम्नलिखित हैं। बोली है, अन्य नाम है, उपबोलियां हैं। तो बोली हरियाणा, अन्य नाम है इसका बांगरू, देशवाली, उपबोलियां हैं जाटू, चमरवा। ब्रजभाषा अंतर्वेदी, भुक्सा, जाटोवाटी, डांगी। ब्रजभाषा बोली, अन्य नाम है अंतर्वेदी, उपबोलियां हैं भुक्सा, जाटोवाटी, डांगी। बुंदेली बोली है, अन्य नाम है बुंदेलखंडी और उपबोलियां हैं पांवरी, बनाफरी, लुधांती, निभट्टा। अवधी बोली अवधी है कोशली, इसका अन्य नाम है कोशली, बैसवाड़ी। उपबोली है जोल्हा, बहोरा, जूडर। कौरवी बोली का अन्य नाम है खड़ी बोली। कौरवी बोली का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली, जिसको हम लोग सब बोलते हैं खड़ी हिंदी, खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी खलटाही, लरिया। बघेली का है रिवाई, निबट्टा। डिंगल का है भाट भाषा, पिंगल का है नाग भाषा। डिंगल का क्या भाषा है? भाट भाषा। पिंगल का है नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता निम्नांकित हैं। कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, तो खड़ी बोली को राहुल कृंत्यायन कहते हैं कौरवी। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन। डिंगल बांकीदास। बिहारी ग्रियर्सन। भोजपुरी रेमंड। मैथिली कोलब्रुक। तो गौरवी राहुल संकृत्यायन, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, डिंगल बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है ओकार बहुला में। ब्रजभाषा बोली क्षेत्र कहाँ कहाँ है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। विशिष्टता बोली क्षेत्र ओंकार बहुला विशिष्टता में है। बोली है ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। और बुंदेली बोली के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं? उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश में सागर, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। अब कन्नौजी बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। और फोर्थ पे मारवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। पांचवा कुमाऊनी बोली पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कुमाऊनी बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ये कुमाऊनी जो बोली है उसके अंतर्गत आते हैं। गढ़वाली बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। ये सब गढ़वाली बोली के अंतर्गत आते हैं। मालवी बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। अब ओकार बहुला हो गया, अब आकार बहुला है। इसमें है कौरवी, बिजनौर। कौरवी बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र? बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। अब दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। अब है उदासीन आकार बहुला, ये है विशिष्टता, उदासीन आकार बहुला। अब बोली है अवधी और बघेली। तो
अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, ये सब में अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली में रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के अंतर्गत भी आती है। अब इकार बहुला विशिष्टता है। इकार बहुला विशिष्टता और बोली है भोजपुरी, भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। अब हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी, भोजपुरी। तो ब्रजभाषा में देखते हैं शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी, भोजपुरी। तो शौरसेनी, अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। तीसरे में ओंकार बहुला, अकार बहुला, आकार बहुला, इकार बहुला। स्वर में अतिह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ। फिर अवधी में स्वर अतिह्रस्व, ह्रस्व। फिर कौरवी में स्वर ह्रस्व, दीर्घ। भोजपुरी में स्वर अतिह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ। 5वां में ब्रजभाषा में नहीं, व्यंजनांत बोली अवधी में, कौरवी में भी नहीं, व्यंजनांत बोली। 6 में ड, न। ब्रजभाषा में ड को क्या बोलते हैं? न। अवधी में ड के बदले न यहाँ भी बोलते हैं वही। और यहाँ शब्द के मध्य र का लोप हो जाता है। अब यहाँ देखिए 7वां में ब्रजभाषा में ड का मतलब र, ड़ का मतलब र। और जो टठ डढ़ अड़ उसको अड़ बोलते हैं, इसको ड़ बोलते हैं। तो ड़ का मतलब र। श स के बदले स होता है यहाँ पर अवधि में। श तालव्य स और मूर्धन्य स के मतलब दंत्य स हो जाता है। ल और ड के बराबर र होता है। फिर 8वां में ब्रजभाषा में देते हैं श स के बदले स दंत्य स, ल के बदले र। और भोजपुरी में श स ब मतलब ह। य और व यथावत रहते हैं। य और व के बदले ज और उ होते हैं। ड़ ध्वनि नहीं है, भोजपुरी में ड़ ध्वनि नहीं है। 10 में ए औ मूल स्वर हैं। ए औ ए बोल रहे हैं। ए औ मूल स्वर हैं ब्रजभाषा में। और अवधि में ए औ के बदले आई औ यूज होता है, बोला जाता है। अब 11 में हाँ, और यहाँ भोजपुरी में अंग स्वतंत्र ध्वनि है, वहाँ ज़्यादा यूज होता है। और 11 में देखिए ब्रजभाषा में अविवृत्ति ध्वनि है, विवृत ध्वनि है और असंवृत ध्वनि है। अर्धविवृत ध्वनि है, अर्धविवृत ध्वनि है। हम विवृत और अर्धविवृत और संवृत समझेंगे अभी। इसके बाद देखिए अब लिपि हम पढ़ते हैं। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं: चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। तो ध्वनि लिपि के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। सबके अंतर्गत अक्षरात्मक, वर्णनात्मक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। वर्णनात्मक में रोमन लिपि वर्णात्मक है। अब भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं। प्राचीन समय में सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। विद्वान ध्वनि चित्र
चिन्ह संख्या। ये दो तरह के विद्वान में हंटर 253 ध्वनि मानते हैं ध्वनि चिन्हों की संख्या, लैग्डन 228, गैड एवं स्मिथ 396। तो ये तीनों हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हंटर ने कितनी ध्वनि संख्या मानी थी लिपि में। तो हंटर मानते हैं 253, लैग्डन 228, गैड और स्मिथ 396। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि के नामकरण में विद्वानों का अभिमत है। विद्वान और अभिमत चीनी कोश फा वान शू लिन खरोष्ट नामक व्यक्ति से अभिमत है ये। डॉक्टर राजबली पांडे जो विद्वान हैं उनको खर गधे के ओष्ठ के समान अभिमत है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी खरोशोथ से खरोष्ठी बना है। खरोष्ठी जो लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर हैं, 11 व्यंजन हैं होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण में संदर्भ प्रमुख निम्न है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि है वह ब्राह्मी कहलाई है। यह ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। और ब्रह्म वेद या ज्ञान, ब्रह्म का मतलब होता है वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। रक्षार्थ लिपि क्या कहलाई? ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फास्वान शुलीन के अनुसार ब्रह्म नामकरण नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। तो चीनी विश्वकोश फास्वान शुलीन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं जो निम्न हैं। विद्वान हैं एडवर्ड थॉमस, मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री सांकेतिक चिन्हों से उत्पन्न हैं। डॉक्टर राजबली पांडे का अभिमत किससे है? सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन, कनिंघम, लसन इन विद्वानों का क्या अभिमत है? आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इनका क्या अभिमत है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। तो एडवर्ड थॉमस कहते हैं मूल आविष्कारक जो थे वह द्रविड़ थे। राजबली पांडे कहते हैं सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। तो मतलब इसका यही हुआ कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो निम्न हैं। विद्वान हैं इसमें डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स पिंसेप सेनार्ड इनका अभिमत है यूनानी या फोनसी से उत्पन्न है। डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डिरिंजर उत्तर सामी से उत्पन्न है। इनका अभिमत है। बुलर और डेविड डिरिंजर का मत क्या है? सामी से उत्पन्न है। टेलर, डीके कैनन इन तीनों विद्वानों का क्या कथन है, क्या अभिमत है? दक्षिण सामी से उत्पन्न है। वेबर, बेनफे, जेनसेन फोनेशिया से उत्पन्न है। डॉक्टर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे। कितने अक्षर थे? 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी दक्षिणी उत्तरी शैली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास। उत्तरी शैली के अंतर्गत क्या क्या रहा है? उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, सिद्धमातृका या कुटिल लिपि और उसी के बाद सिर्फ सीधे देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि 9वीं सदी में, शारदा लिपि 10वीं सदी में। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है।
यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि से प्रसिद्ध हुई, कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने क्या कहा? न्यून कोणीय लिपि। मतलब सिद्ध मातृका लिपि को उन्होंने क्या कहा? न्यून कोणीय लिपि दिया। और यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। कहाँ के? गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात के राजा जो जय भट्ट थे, वो 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी लिपि में जो है एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फाँट, जिसे तिलक फाँट भी कहते हैं, बना करके देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। फिर तीसरे नंबर पे है सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर अंग इय ड न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। अंग की मात्रा जो ऊपर होता है किसी भी अक्षर के ऊपर। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे को चिन्ह लगा दिया जाए, जिसमें वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 9 बैठकें हुई थी, मीटिंग्स हुई थी। और समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी।
अभी देखिए उनका 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उस दिन वो मनाया जाता है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा, जिसको मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई जो निम्न है। पहला असमिया, अभी जितने भी भाषाएं हैं उनका हम नाम लेंगे एक एक बार में। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई है। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 343 इसमें दिया गया है, जितने भी नियम हैं संबंधी उपबंध जो भी हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन 344 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चौथे नंबर पे संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। 5वें पे संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक अध्ययन ध्यान रख सकेगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347
यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 350, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति तथा एक विशेष अधिकारी नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौड़तया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अब देखते हैं आगे विधानमंडलों की भाषा। विधानमंडलों की भाषा संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। कौन सा भाग? भाग 5 और अनुच्छेद 120 ये विधानमंडलों की भाषा है। तो संसद की भाषा का इसी में उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 2010 में भाग 6 के 210 में अनुच्छेद 210 में और भाग कौन सा है? 6 अनुच्छेद कौन सा है? 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। पहले कब रखा गया? 1955 में, जिसमें 21 सदस्य थे।
राजभाषा आयोग का गठन किया और फिर उसका प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न है: आयोग और वर्ष मंत्रालय। राजभाषा आयोग मतलब विधायी आयोग, राजभाषा मतलब विधायी आयोग 1961। मंत्रालय विधि मंत्रालय। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961। शिक्षा मंत्रालय। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 शिक्षा मंत्रालय। सन 1976 ईस्वी में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1961 में राजभाषा विधायी आयोग का वही हुआ, आयोग की स्थापना हुई, और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की 1961 में, और 1976 में ही राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है। अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 में संशोधित, राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973, राजभाषा नियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 धाराएं हैं और 12 नियम हैं। 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जो निम्न है: क वर्ग के क्षेत्र, ख वर्ग के क्षेत्र, ग वर्ग के क्षेत्र। क वर्ग के क्षेत्र में पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ख वर्ग के क्षेत्र में पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो। मतलब क वर्ग में इतने लोगों का हिंदी में ही किए जाएंगे पत्र व्यवहार, और ख वर्ग में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इसमें द्विभाषिक नीति का पालन हो। ग वर्ग में पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। मतलब अंग्रेजी में किए जाने वाला पत्र व्यवहार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में हिंदी व्याकरण का इतिहास। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ भी मिस्टेक होता है तो सोचिएगा, पढ़ते समय कभी भी मिस्टेक हो जाता है, तो आप अपने से सुनते रहिएगा ध्यान से। धन्यवाद आप सभी को।